फातिमा हॉरर स्टोरी में खुशामदीद। सामरी ने अगर वो राज महाराजा को नहीं बताया और हमसे मिलना भी चाहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ लेन देन करना चाहेगा। चलो देख लेंगे। मलका जैसे अपने आप से बातें कर रही थी और फिर बोली, चलो परिया, अब तुम जाओ और फ़ौरन कौशल्या को महाराजा के पास भेज दो। हम भी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। परिया जब अपने कमरे में वापस आई तो पूनम दूसरी कनीज़ों के साथ मिलकर कौशल्या बनाव सिंगार तकरीबन मुकम्मल कर चुकी थी। मुख्तसर चोली और रंगीन घाघरा पहने वो खासी सुंदर लग रही थी और हैरान भी। परिया के आते ही इसकी आंखों में खौफ लहराने लगा। परिया ने आते ही तमाम कनीज़ों को बाहर जाने का इशारा किया। सिर्फ पूनम और निर्मला वहाँ रह गईं। कनीज़ों के बाहर निकलते ही परिया ने फ़ौरन कमरा अंदर से बंद करने का हुक्म दिया। निर्मला आगे बढ़ी और चिटखनी चढ़ा दी। पूनम, मेरा बैग लाओ, तहकमाना लहजे में बोली। कौशल्या यकदम सहम गई और परिया की तरफ मुतहर्रम नज़रों से देखने लगी। परिया ने फौरी तौर पर आगे बढ़कर कौशल्या के शानों पर खूबसूरती से बिखरे बालों को बेदर्दी से अपनी मुट्ठी में लेकर ज़ोरदार झटका दिया। कौशल्या सिसकने लगी। अब इसका सर बालों के साथ नीचे हो गया था और इसके लंबे बाल परिया की मुट्ठी में थे। परिया इसे इसी तरह खींचते हुए चलने लगी और सोफे पर बैठकर बोली, सुनो, इससे तुझे महाराजा ने याद किया है, इसलिए तुम्हें तैयार कराकर कौशल्या वहाँ भेजा जा रहा है। सुन रही हो मेरी बात? परिया इसके बालों को ज़ोरदार झटका देकर बोली। तकलीफ़ की शिद्दत से कौशल्या दोहरी हुई जा रही थी। जी कनीज़ आलिया ने अगर वहाँ कोई ऐसी वैसी बात करने की कोशिश की तो वापस आकर तुम्हारा हशर नशर कर दिया जाएगा। तुमने महाराजा से सिर्फ हूँ हाँ में बात करनी है, कोई शिकवा शिकायत या फालतू बात नहीं करनी। ये कहते हुए फिर ज़ोर से इसके बालों को झटका दिया, वरना सारी रात यहाँ उल्टा लटका के रखूँगी और खाल उधेड़ दूँगी। ऐसा ही होगा। कनीज़ आलिया, कौशल्या वो मुश्किल आवाज़ निकाल रही थी। तब परिया ने इसके बाल छोड़े और पूनम और कमला से मुखातिब हुई। तुम दोनों ने इस पर पूरी नज़र रखनी है और इसके साथ होना है। जो हुक्म कनीज़ आलिया। महाराजा दोबारा दरबार जा चुके थे और शकुंतला का बनाव सिंगार कनीज़ें कर रही थीं। शकुंतला ने मुख्तसर चोली और इंतहाई बड़ी गरारा, जिसमें सब सुर्ख और पहले रंग इस्तेमाल किए गए थे, पहना हुआ था। लंबी घनेरी जुल्फ़ें खोलकर इसके शानों और सीने पर बिखराई गई थीं। ये रूप इसने ख़ास तौर पर सामरी के लिए सजाया था। इसे पता था कि मर्द चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, औरत का हुस्न और जवानी इसको कुछ न कुछ ज़रूर पिघलाते हैं। अभी कनीज़ें इसे आखिरी टच दे ही रही थीं कि परिया मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई और आते ही मलकिया की इजाज़त से सब कनीज़ों को बाहर निकाल दिया और शकुंतला से गोया हुई, मलका आलिया, बस किसी भी वक्त सामरी नाजिल हो सकता है। सुनो परिया, शकुंतला एक कुशादा मोड़े पर बैठकर बोली, मेरी बात सिर्फ तुम तक रहनी चाहिए। अपना ये राज पूरी दुनिया में मैंने सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। डरना बिल्कुल नहीं। तुम अगर मेरी वफादार रही तो मुझे भी अपना मददगार पाओगी। जी सुनो, शकुंतला परिया के चेहरे पर अपनी आंखें मरकूज करके बोली, मैं इंसान नहीं हूँ। परिया एकदम गड़बड़ा गई। सुकून से मेरी बात सुनो। 100 साल की उम्र पाने के बाद अब इंसान बन गई, लेकिन हकीकत में मैं एक नागिन हूँ, शीश नागिन। वो सरसराती हुई आवाज़ परिया में बोली। आप क्या फरमा रही हैं मलका आलिया? डर कर 2 कदम पीछे होकर बोली। आप मजाक फरमा रही हैं। परिया के चेहरे पर खौफ मंडराने लगा। इसे बहुत डर महसूस होने लगा। डर से ही इसकी जान निकलने लगी कि एक नागिन बंद कमरे में इसके सामने खड़ी। थोड़ी देर में परिया का जिस्म पसीने से शराबूर हो गया और इस पर खौफ तारी हो गया। डरो नहीं परिया, मैं नागिन थी, परंतु अब एक मनुष्य सूरत हूँ। मेरे अंदर तमाम खसूसियत हैं। मैं एक मुकम्मल लड़की हूँ, अक्ल व फहम भी रखती हूँ। शकुंतला इंतहाई सुकून से कह रही थी। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात अब या तो तुम्हें पता है या गालिबन सामरी इस राज को पा चुका है। सामरी की शक्ति अपरंपार है। नागिन लड़की अचानक कमरे में सामरी की कड़क, दोनों ने गर्दन फेर कर देखा तो सामरी जादूगर की कड़क आवाज़ गूंजी। शकुंतला के पलंग पर जूतों समेत राज था। इसके एक हाथ में किसी जानवर की पिंडली की वो शीदा हड्डी थी। सामरी का जादू कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सर चढ़ कर बोलता है।
आओ सामरी आओ, शकुंतला को तुम्हारा ही इंतज़ार था, पर यह कि अब ओसान हता हो चुके थे। इसे महसूस हो रहा था कि अब ज़्यादा देर वो अपने पैरों को खड़ा न रह सकेगी। सामरी चाहता तो तुम्हारे राज को पल भर में महाराजा तक पहुंचाकर तेरा क्रियाक्रम करवा चुका होता, लेकिन अफसोस कि गुरु उस्ताद शदाद जादूगर की बदरूह ने मुझे इस काम से मना कर दिया है। अब गुरु जी के हुक्म को टालना सामरी के बस में कहाँ। सुनो सामरी, शकुंतला अपनी जुल्फों को झटक कर शाहाना चाल चलते हुए सामरी के बिल्कुल करीब आ गई। अगर तेरे गुरु ने तुझे मेरे खिलाफ चलने से मना किया है तो ज़रूर वो मेरी महान शक्ति को समझता होगा। नागिन, सामरी जोर से दहाड़ा, तेरी शक्ति गुरु उस्ताद के सामने ऐसे ही है जैसे हाथी के सामने चींटी। मैं चाहूँ तो अभी तुझे नरक में झोंक दूँ, परंतु मुझे गुरु की बदरूह शदाद ने मना किया है और मुझे काली के मंदिर में नौजवान कन्या का बलिदान करने की हिदायत भी। मैं समझ गई। सामरी सारी बात समझ गई। शकुंतला मुड़ा खींचकर पलंग के करीब लाकर सामरी के चेहरे के करीब ही बैठ गई और बोली, तुम्हारा गुरु और तू काली के सेवक हो, जो जुल्म की देवी है, और हम नाग देवता के पुजारी हैं, जो करम रहम करना नहीं जानता। हम दोनों ही सामरी जुल्म की गोद में परवान चढ़े हैं। क्या तुम अपने किसी जाप या काली देवी पर बलिदान करते वक्त किसी मनुष्य पर दया करते? बिल्कुल नहीं। सामरी गर्जा, जाप या काली के लिए इंसानी कुर्बानी के दौरान रहम करना देवताओं की तौहीन है। मैं भी यही कहती हूँ सामरी। मुझे भी इंसान बनाने के लिए इंसानों ने ही अपने जैसे इंसानों के 100 साल तक नाग देवता को बलिदान पेश किए, और अब मुझे अपना इंसानी वजूद कायम और जवानी बरकरार रखने के लिए हर माह इंसानी खून की ज़रूरत होती है। अब अगर शकुंतला या सामरी आम इंसानों पर रहम करना शुरू कर दें तो देवता नाराज़ हो जाएंगे। इसी तरह अगर हमने एक दूसरे के खिलाफ काम किया तो भी देवताओं का अजाब हम पर नासिल होगा। सामरी आओ, हम मिलकर अपनी आशाओं को पूरा करें। बोला ज़ाहरी, उस शक्लो सुर की तरह बातें भी खूबसूरत करती हो। नागिन, सामरी एक उंगली से इसकी ठोड़ी उठाते हुए, तुम्हारी बातों पर मैं कभी इत्मीनान ना करता अगर मेरे गुरु ने मुझे तुम्हारे खिलाफ काम करने से मना ना किया होता, क्योंकि मुझे पता है कि तू सांप है और सांप किसी का दोस्त नहीं होता। सांप बेवफाई की अलामत है। तुम लोग तो अपनी नस्ल के दुश्मन हो। सामरी, शकुंतला खड़ी हो गई और मुस्नी जलाल से बोली, अगर हम अच्छे नहीं हैं तो जादूगरों ने कौन सी दुनिया में अपनी इज्जत बनाई है। हर दौर में ज़लीलो ख्वार ही हुए हैं। कभी किसी मुकाम पर जादूगर बादशाह ने नहीं होता तुम्हारी तरह। अगर आपने आप कोई बहुत बड़ा जादूगर कहलवाता है तो इसका मुकाम, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत ये होती है वो किसी आम इंसानी हुकूमत में शाही जादूगर बनकर बादशाह के पीछे दिन रात दुम हलाता रहता है। शकुंतला, सामरी गुस्से से मुठ्ठियां भींचता हुआ खड़ा हो गया। शकुंतला सच कह रही है। सामरी, कहलाते तुम जादूगरों के बादशाह हो और शकुंतला को पैगाम भिजवाते हो कि कमरे के दरवाजे बंद रखना, मैं मिलने आऊँगा। एक आम से महाराजा का तुम्हें इतना डर है कि गंदी नाली की मोरी से अंदर आते हो। शकुंतला, सामरी ने आगे बढ़कर शकुंतला के बाल पकड़ लिए। परिया एक कोने में सहमी खड़ी दोनों की बहस सुन रही थी। इसे डर था कि कहीं महाराजा को इतला ना कर दी जाए। सामरी चाहे तो अभी तुझे नष्ट कर दे मूर्ख। सामरी, और कर भी क्या सकता है एक लड़की पर हाथ उठाने के सिवा। तू अगर इतना बड़ा जादूगर है तो तुझे किसी रियासत का महाराजा होना चाहिए। अपने गुरु की बात मान और मेरा साथ दे, वरना तुझ पर काली देवी का अजाब आ सकता है। तुझसे तेरी सारी ताकतें छीन सकती हैं। काले इलम का सेवक होकर काली ताकतवर का रास्ता मत रोक। इसी में तेरी भुलाई है। कहती तू भी ठीक है, सामरी ठंडा पड़ते हुए बोला। इसने शकुंतला के बाल छोड़ दिए और एक कुर्सी पर बैठ गया।
शकुंतला अपने बालों को सहलाते हुए सामरी के पीछे खड़ी हो गई। और पीछे से अपनी बाहें इसकी बगलों में डालकर इसके शाने पकड़ते हुए प्यार से बोली, सामरी आओ हम एक हो जाएं और दोनों मिलकर वसी रियासत पर अपनी हुक्मरानी कायम करें। मैं सांपों की मलका हूँ और हर रूप इख्तियार कर सकती हूँ और तुम जादूगरों का बादशाह। हम दोनों बादशाह और मलका बन जाते हैं। तो काली का सेवक, मैं नाग देवता की दासी। हम दोनों जुल्म की पैदावार हैं। आओ काली ताकतों को फ़रोग के लिए हम एक हो जाएं। ठीक है शकुंतला, परंतु चंद दिन सब्र कर, मैं फिर आऊँगा। शकुंतला तुम्हारा इंतज़ार करेगी सामरी, शकुंतला ने कहा। इसके साथ ही सामरी गायब हो गया। सामरी के जाते ही शकुंतला ने लंबी सांस ली और फिर इसे परिया का ख्याल आया। जो मुड़कर देखा तो परिया एक कोने में खड़ी पसीने से शराबोर थर थर काँप रही थी। परिया, ओ परिया, तू डर रही है? शकुंतला ने आगे बढ़कर इसको गले से लगाते हुए कहा और परिया को किसी हद तक सुकून आया। शकुंतला ने इसको खींचकर पलंग पर बिठाया। देख परिया, तू अब मेरी साथी है। अब तो डरना छोड़ दे। मेरे साथ रह, जिंदगी भर ऐश करेगी और ऐसे मनाजर से तो तुझे रोज़ वास्ता पड़ेगा। अब अपने आप को इनका आदी बना ले। मलका लिया, परिया ने वह मुश्किल हवास बहाल करते हुए कहा। बोलो बोलो मेरी परिया। मलका लिया, आप सामरी को कह रही थी कि हर माँ आपको इंसानी खून की ज़रूरत होती है। परिया डरते डरते बोली, ये बात बिल्कुल हकीकत है परिया, और आज के बाद मेरे लिए नौजवान इंसानी खून की फराहमी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मलका, आज तुझे मेरे लिए एक खूबसूरत, ताकतवर, सेहतमंद मर्द का बंदोबस्त करना होगा। अगर सामरी ने सारी बातें महाराज को सुना दी तो ये नामुमकिन है। वैसे भी इन तमाम बातों का इसके पास कोई सबूत नहीं। और परिया, शकुंतला ने एकदम लहजा बदलते हुए कहा, तुम अब मेरी और सामरी की रास्ता हो। अगर इनमें से किसी बात की भनक भी किसी को पड़ी तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अगर तुम मेरा साथ मुखलिसाना तरीके से दोगी तो तावान्ना की हुकूमत हाथ आने के बाद शकुंतला और सामरी के बाद तुम्हारी हैसियत तीसरी बाख्तियार शख्सियत किसी होगी। अब तुम अच्छी तरह सोच लो कि ऐशो इशरत और बेपनाह इख्तियारात से लबरेज जीवन गुजारना चाहोगी या दर्दनाक आखिरी अल्फाज कहते हुए शकुंतला के लहजे में मौत की पनाह सफाकी थी, जिसको महसूस करके परिया शकुंतला के कदमों में गिर गई थी। मैं तो आपकी दासी हूँ हजूर, आपकी दासी। आपकी हर बात को कैसे टाल सकती हूँ? आप मुझे मोम की गुड़िया समझें। जिस तरफ मुड़ेंगी मुड़ जाऊंगी। जो रोक भी बख्शेंगी मुझे मंजूर है। आपकी मर्ज़ी पर चलूँगी। शाबाश परिया, शाबाश। और देखो, शकुंतला ने इसको नज़दीक करते हुए कहा, इंसानी खून पीने काफ़ी अरसा हो गया है। वैसे भी महाराज रामनाथ में जवानों वाली कोई बात नहीं। तुम्हें मेरे लिए आज ही खूबसूरत कड़ियल जवान का बंदोबस्त करना होगा। जो हुक्म मलका लिया और परिया ने सर झुका दिया।